Hello students and welcome back with Indian Economic Development. We are covering chapter 2, that is Indian Economy 1950 to 1990. Today we will going to cover green revolution कि green revolution क्या है. Last videos में हम लोग land reforms, journal reforms और सारी agriculture की importance वगैरह हम पढ़ चुके हैं. बट आज हम कवर करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लस क्या फेलियर्स हैं, इसके अचीवमेंट्स क्या रही, ये सारी चीज़ें. ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है. तो हरित क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है बहुत पॉपुलरली, या फिर टेक्निकल रिफॉर्म भी हम इसको बोलते हैं. ठीक, तो अब चलिए देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है. इट रेफर्स टू सडन एंड स्पेक्टिकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी due to use of high yielding variety of seeds. मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, किस वजह से? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से, अच्छे सीड्स लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना, जिसकी वजह से आप इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे जो हमारे क्रॉप्स हैं उनका हो जाना, उसे बोलते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब ये कैसे कैसे हुआ? पहला यूज़ ऑफ HYV जो हमने पढ़ा, हाई यील्डिंग वैरायटी, सीड्स अच्छे लगाए. जैसे हमने पहले पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था, हम लोग गरीब थे, है ना, गरीब किसान थे, तो और इतना ज़्यादा अंग्रेज़ लोग देखते भी नहीं थे, तो जो सीड्स थे वो नॉर्मल होते थे. लेकिन जब 1950 से 5 ईयर प्लान चला और हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, तो सबसे पहले उन्होंने जो सीड्स की वैरायटी थी वो इम्प्रूव करी. ठीक, सेकेंड है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, तो उसके अंदर क्या था कि किसान क्या करता था, सिर्फ अपने खाने के लिए क्रॉप्स उगाता था, और वो बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर्स या इस तरह की चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ था. ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जब उनको तो अब प्रोडक्शन हाई करना था, एक बेटर लेवल पर जाना था, तो उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया. ठीक, ताकि उनको अच्छा फर्टिलाइजर, क्योंकि सॉइल में सारी तरह के फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं. जैसे कि हम लोग ही हैं, हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना मिल्क में आप बॉर्नविटा डाल के पियो, क्यों? क्योंकि आपको अलग से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है. तो ऐसे ही जो हमारी फसल होती है, जो सॉइल होता है, वो उतनी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, मतलब एक नेचुरल खाद उतनी चीज़ें नहीं वो प्रोवाइड करवा सकती. इस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमें यूज़ उसके अंदर करना पड़ा. ठीक, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. अब पेस्टिसाइड्स क्यों? क्योंकि फसल में कीड़ा लग जाता है या रॉटन्स, मतलब ये ख़राब हो गया, तो इस वजह से पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ा, ताकि जो हमारी एक तो वीड्स ना उगें, अननेसेसरीली जो प्लांट्स उग जाते हैं वो ना उगें, और प्लस आपको जो आपकी कीड़े मकोड़े हैं वो ना ख़राब कर पाएँ आपकी जो ये फसल होती है उसको. ठीक, नेक्स्ट है साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन. अब इसका मतलब क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब, भाई आपने ठीक है गेहूँ उगाया, अब आपने गेहूँ उगाया तो जो उसकी सॉइल की जो नेचुरल जो गेहूँ उगाने के लिए करा वो चीज़ उसने अचीव कर ली, बट जो सॉइल की दूसरी चीज़ें बच गई, उसके लिए हमने नेक्स्ट था वो दूसरी फसल लगाई, है ना. तो उससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल होता है वो थोड़ा बैलेंस रहता है, तो इसको कहते हैं सॉइल क्रॉप रोटेशन. ठीक, ये चीज़ यूज़ करा उन्होंने कि एक सीज़न में वीट लगा लिया, तो अगला सीज़न वो खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने दूसरी कोई क्रॉप लगा ली, ताकि किसान को इनकम भी हो जाए साइड बाय साइड. ठीक, मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन. अब जैसे पहले तो सिंपल हल और बैल वगैरह होते थे, तो उससे थोड़ा सा किसान मॉडर्नाइज हुआ, और ट्रैक्टर और इन सब चीज़ों के थ्रू, और बहुत सारे उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू वो लोग काम करने लग गए. ठीक है, मतलब काफ़ी सारी जो टेक्निक्स थी वो इसके अंदर आ गई हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन में. ठीक, तो ये हमारा था ग्रीन रिवॉल्यूशन. इसके बाद है अचीवमेंट्स की. अचीवमेंट क्या क्या हुआ जब इतना ग्रीन रिवॉल्यूशन सबने करा, तो उसमें क्या अचीवमेंट्स हुए? तो सबसे पहला है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ भाई, जब इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो नहीं था. तो जैसे पहले 82 मिलियन टन्स था 1960-61 में, तो हमारा टारगेट तो 1990 तक का था, जैसे हमारे चैप्टर में ही है, तो 90 तक 176 मिलियन टन्स हो गया था इसका टोटल, मतलब प्रोडक्शन. ठीक, तो ये हमें फ़ायदा था. अब जब हमें ये फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है हमारी नेशनल इनकम पे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि 47% क्या है हमारा नेशनल GDP को सपोर्ट करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमारी नेशनल इनकम तो ऑलरेडी बढ़नी थी. तो इस चीज़ से ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारा नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हुआ. ठीक, अब है हमारा इंक्रीज़ इन मार्केटेबल सरप्लस. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझो, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, कि सपोज़ करो कि मैं अपने मतलब फील्ड में 100 kg गेहूँ उगाती थी. ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, 100 kg तो मैं उगाती थी, बट मैं खुद
अपने घर के कंजम्पशन के लिए मैंने 40 kg जो वीट था वो मैं रख लेती थी, ठीक। तो इसके बाद मतलब 40 kg मैंने यूज़ कर लिया, तो कितना kg बचा, 60 kg बचा ना, तो मैं इस 60 kg को मार्केट में जाके सेल आउट करूँगी, ठीक। तो इससे क्या हुआ, मतलब हमने 100 kg उगाया लेकिन 40 kg मेरा खुद का कंजम्पशन था घर का, तो 60 kg जो मैंने मार्केट में सेल आउट करा। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और इतने पेस्टिसाइड्स, इतना फर्टिलाइजर्स लगाकर हमारी इतनी अच्छी फसल हुई, तो इसका जो प्रोडक्शन था वो 100 kg से बढ़कर मान लीजिए 250 kg हो गया, ठीक। जब ये 250 kg हो गया तो मेरा खाने का कंजम्पशन तो 40 kg रहेगा ना, डबल खाना तो मैं शुरू नहीं कर दूंगी। तो बाकी मेरा सरप्लस में कितना kg बचा, 210 kg बचा। तो मैं अब मार्केट में पहले जहाँ 60 kg बेचती थी, अब मैं 210 किलो बेचूंगी, तो मुझे यहाँ पे भी फ़ायदा हो रहा है इससे। तो ये चीज़ क्या होता है, इसे मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है। तो इसको देखते हैं, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज़ सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। खुद के कंजम्पशन के बाद जो हम बेचते हैं वो हमारा मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है, और उसके अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स। अब इसमें बेनिफिट कैसे हुआ लो इनकम ग्रुप वालों को, अब सारे के सारे तो किसान नहीं बन गए, लेकिन जो बेचारे गरीब थे उनको क्या फ़ायदा हुआ कि भाई अगर 60 किलो जो वीट है वो मार्केट में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कम आ रहा है तो महंगा रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा आने लगा, मतलब एक किसान ही जब इतना ज़्यादा देने लगा मार्केट में, तो रेट घटेंगे उसके। मान लो अगर पहले 10 रुपये किलो मिलता होगा वीट, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद वो 8 रुपये मिलेगा, तो गरीब जनता को भी 2 रुपये का तो फ़ायदा हो ही गया ना। तो ये क्या है, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स, इनको भी फ़ायदा हुआ। क्लियर भाई, अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ रही है मार्केट में तो सस्ती पड़ेगी ना वो हमें। अगला है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। भाई ज़्यादा पैदाइश हुई चीज़ों की, वीट की बहुत ज़्यादा उगा, तो हमने बेचा, बहुत बेच लिया, मतलब बिल्कुल कमी नहीं रही, और हमने अपने मतलब गोडाउन में भी रख लिया उसको स्टॉक करके। क्यों, क्योंकि अगर कभी बाढ़ आती है या कुछ और आपदा आती है, नेचुरल कैलेमिटी कुछ भी आ सकती है, तो हम उस वीट को यूज़ कर सकें। तो उस वीट को हमने स्टॉक करके अपने गोडाउन्स में भी भर लिया, उसको सेव करके रख लिया, तो उसे बोलते हैं बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब हमारे पास हमने खा लिया, बेच दिया, और सफिशिएंट हमारे पास में सरप्लस में फिर भी रह गया, ठीक। तो ये क्या है इसकी अचीवमेंट्स। अब हम पढ़ते हैं फेलियर्स, क्योंकि हर चीज़ में मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स होती हैं, आपको पता है। तो इसके अंदर फेलियर क्या क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, पहले तो है लिमिटेड क्रॉप्स ओनली, क्योंकि हर क्रॉप को उगाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं चला, खाली पर्टिकुलर कुछ क्रॉप्स जैसे वीट और राइस के ऊपर ही चला। मतलब सारे किसानों ने मेनली वीट और राइस पर ही ध्यान दिया, इनको ही ज़्यादा बढ़ाया। जो दूसरी क्रॉप्स थी हमारी उनको उन पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खाली इसके लिए करा। जो दूसरी क्रॉप्स थी वो एज इट इज़ रही, उतनी ही रही, उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। अनइवन बेनिफिट्स। अब ये अनइवन बेनिफिट्स क्या होते हैं, अनइवन बेनिफिट्स का मतलब होता है कि ये हर जगह मतलब नहीं मिला, है ना, मतलब हर किसी को उतना बेनिफिट नहीं मिला इसका जो मिलना चाहिए था। किसी को कितना तो किसी को कितना मिला, तो वो क्या हो गया आपका अनइवन बेनिफिट। सॉइल डिग्रेडेशन क्या है कि भाई सॉइल आप बार बार आप इतना फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें उगाओगे तो आपके सॉइल पे फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, उसकी जो अच्छी गुण है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। अब मान लीजिए आपने राइस ही उगाया और राइस को कितना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो आपने उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाला, तो जहाँ एक पौधा होना था वहाँ पे 2 हुए, और 2 हुए तो फिर पानी की तो ज़रूरत उनको ज़्यादा हो गई है। तो इससे क्या हुआ, हमारे सॉइल भी ख़राब हुआ और प्लस पानी का लेवल भी थोड़ा सा नीचे गया, ठीक। अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का मतलब है कि ये जो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन चली, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं हुई, ये सिर्फ मेन जैसे आपका जिधर ज़्यादा वीट और राइस उगते हैं, जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, खाली इधर एरिया में ही ये चीज़ हुआ। जहाँ पे वीट और राइस की इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है वहाँ पे तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसलिए पूरे भारतवर्ष में इसका स्प्रेड नहीं हुआ, खाली जिन प्लेसेस पर, जिन एरियाज़ में ये चीज़ें उगती हैं सिर्फ वहीं पर ही हुआ। तो इसी के साथ हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का पोर्शन हमने पूरा कवर कर लिया, जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे ये हमने किसकी हेल्प से करा, इसका अचीवमेंट्स क्या रहे और फेलियर क्या रहे, ये हमने पूरा कवर कर लिया। ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये ना आए, मतलब एग्ज़ाम में ये ना आए ऐसा मुश्किल ही है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से रीड आउट करें और इसको इंपॉर्टेंट टिक करें अपनी कॉपीज़ में। सो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।